Welcome back to my channel. This is Khushbu and in this video we'll discuss weekly current affairs dated 4th December to 10th December 2022. So let's begin. The first news is about SPIN, that is Space Tech Innovation Network. So ISRO has signed an MOU with Social Alpha. सोशल अल्फा एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए. एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो इसरो एंड सोशल अल्फा का एमओयू हुआ है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए. अगर हम स्पिन की बात करें, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क की बात करें, ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट के लिए और ये काम करेगा स्पेस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए. अगर हम इस एमओयू की बात करें तो इसका क्या बेनिफिट होगा? इट विल फर्दर प्रोवाइड द स्टिमुलस टू इंडियाज रीसेंट स्पेस रिफॉर्म पॉलिसीज. इंडिया की जो रीसेंट स्पेस रिफॉर्म पॉलिसीज हैं उनमें उनको आगे प्रमोट करने में भी ये हेल्प करेगा. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है. एक तो ये कि इसरो ने एमओयू किसके साथ साइन किया है, दूसरा किस रिगार्डिंग है, एंड थर्ड वन इज कि स्पिन है क्या, स्पिन की क्या फुल फॉर्म है, किस रिगार्डिंग है. क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि स्पिन न्यूज़ में था, ये किस रिलेटेड है, या फिर स्पिन किन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में साइन हुआ है स्पिन लॉन्च करने के लिए एमओयू. सो लाइकवाइज आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है. नेक्स्ट न्यूज़ है आम आदमी पार्टी के बारे में. सो आप है जो वो 9th नेशनल पार्टी बनेगी. सो इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किसके पास पावर होती है ये कि ये उसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करे. सो सबसे पहले तो जो आपसे पहले 8 पार्टीज हैं नेशनल पार्टीज का जिनको एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया है, उनके पार्टी सिंबल्स आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं. कौन कौन से हैं? बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीएसपी है, सीपीआई है, सीपीआई-एम है, एनपीपी है. सो लाइकवाइज ये सारी 8 पार्टीज हैं. जो नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का फाइनल डिसीजन होता है वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि इस पार्टी को नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज करना है या नहीं. सो आपसे पहले जो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी. अब हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होने के लिए किसी भी पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर कोई भी पार्टी एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होती है. सो सबसे पहले तो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. इन तीनों में से कोई भी एक आपको कंडीशन फुलफिल अगर आप करते हो मिनिमम, तो आप नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो. कौन कौन सी कंडीशंस हैं? द फर्स्ट वन इज कि जो पॉलिटिकल पार्टी है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स. वो 4 या 4 से ज़्यादा राज्य में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. या फिर जो उस पार्टी के टोटल कैंडिडेट्स हैं वो उनको एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिलनी चाहिए 4 या फिर ज़्यादा स्टेट्स में, लोकसभा इलेक्शंस में या फिर असेंबली इलेक्शंस में, एंड एटलीस्ट 4 MP हों लोकसभा पोल्स में. थर्ड पॉइंट की बात करें तो एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा जो है वो उस पार्टी के पास होनी चाहिए फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स. और वो जो 2% टोटल सीट्स हैं वो 3 से कम स्टेट्स में से नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स अगर वो मान लो 2 स्टेट्स में से मिलके आप 2% सीट्स आपके पास हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो. वो 2% सीट्स हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट से आपको मिलनी चाहिए. 2% टोटल सीट्स इन द लोकसभा का क्या मतलब है? जैसे सपोज लोकसभा की 545 सीट्स हैं तो उसमें से जो 2% सीट्स हैं वो उस पार्टी के पास होनी चाहिए. अब अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल की है. दैट इज जो आम आदमी पार्टी है वो 4 से ज़्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज हो गई है.
अब आप पूछोगे कि जो आम आदमी पार्टी है वो रिसेंट इलेक्शंस में तो हार गई, लेकिन स्टिल जो उन्होंने वैलिड वोट्स हैं उसकी जो परसेंटेज है उसका क्राइटेरिया क्रॉस किया है। कौन कौन से स्टेट्स में हो गई है ये रिकॉग्नाइज? पंजाब में, गोवा में, गुजरात में एंड दिल्ली में। अब अगर आप बात करें कि स्टेट में स्टेट पार्टी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, वो डिफरेंट होते हैं नेशनल पार्टी से, उसको आपको याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। उसके भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि एटलीस्ट 6% वोट शेयर होना चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शंस में, या फिर 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए असेंबली इलेक्शंस में, ऐसे करके कुछ क्राइटेरिया हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। नेशनल पार्टी को जो बेनिफिट्स होते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कि जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हुई है, उसका जो इलेक्शन सिंबल होता है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इलेक्शंस में यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे आम आदमी पार्टी का नेशनल सिंबल है, जो इलेक्शन सिंबल है झाड़ू है, तो वो सिंबल अब कोई भी पार्टी और नहीं यूज़ कर सकेगी। नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि जब भी इलेक्शंस में नॉमिनेशंस फाइल होती हैं उस टाइम पे सिर्फ एक प्रपोजर अब आपको चाहिए होगा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। नेक्स्ट है कि जब भी आपको पार्टी के लिए ऑफिस इस्टेब्लिश करना है तो आपको गवर्नमेंट की साइड से या फिर लैंड मिलेगी या फिर बिल्डिंग मिलेगी टू इस्टेब्लिश द पार्टी ऑफिस। द नेक्स्ट वन इज कि जो नेशनल एंड स्टेट टीवी होता है या रेडियो है, वहाँ पे लोगों को एड्रेस करने के लिए इलेक्शंस के टाइम या फिर वैसे आपको टाइम स्लॉट मिलता है। ये उन्हीं पार्टीज़ को मिलता है जो नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं। नेक्स्ट है कि वो 40 स्टार कैंपेनर्स उनके हो सकते हैं। अगर हम बाकी पार्टीज़ की बात करें तो उनके पास 20 ही हो सकते हैं। जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उनका जो एक्सपेंसेस होता है वो आपके इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता। तो जो भी पार्टी नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो जाती है वो 40 स्टार कैंपेनर्स इट कैन हैव। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपको जो ये क्राइटेरिया है इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पॉलिटी का ये टॉपिक है, तो आपको इसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जो भी इसका डेटा है सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड सेल्स के बारे में। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड सेल्स हैं उसके लिए जो विंडो है वो उसका टाइमिंग एक्सटेंड कर दिया था। 5 दिसंबर से स्टार्ट करके एक और वीक के लिए वो विंडो ओपन हुई थी। सो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका जो पर्पस था क्या था कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, तो वो कैश में पहले अगर देते थे उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव इसमें प्रोवाइड किया गया, सो एज टू क्लेंस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री। अब इस स्कीम के अंडर होता क्या था कि जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी डोनेट करना चाहती है, पोल कैंपेन्स में कुछ फंड करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी का, जो भी उनकी चॉइस है, वो क्या करेगी, कुछ स्पेसिफिक बैंक ब्रांचेस इसमें सिलेक्ट की गई थी, वहाँ पर जाकर आप उतना अमाउंट का पे करके बॉन्ड परचेज कर सकते थे और वो बॉन्ड आप पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। इससे क्या था कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी उस चीज़ को कर्ब करने के लिए स्टेप लिया गया था, करप्शन को कर्ब करने के लिए। अगर हम बात करें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव करने के लिए एलिजिबल हैं, तो एक तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर हैं वो एलिजिबल हैं, एंड जिस पार्टी को लास्ट जनरल इलेक्शंस या फिर लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो टोटल वोट्स पोल हुई थी उसका कम से कम 1% उनको वोट्स उनके लिए पोल हुई हैं, वो एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव करने के लिए।
सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने रैंकिंग दी है। इंडिया की रैंकिंग है काफ़ी अच्छे लेवल पर इम्प्रूव हुई है। सो पहले इंडिया 102nd स्पॉट पे था 2018 में, अभी इंडिया की पोजीशन 48th हो गई है उसमें। और अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो इंडिया चाइना से भी ऊपर प्लेस किया गया है। इंडिया का जो रैंक है चाइना से भी ऊपर है, चाइना से भी हायर रैंक है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट एवर रैंक रिसीव्ड बाय इंडिया। अब तक का इंडिया का हाईएस्ट रैंक है, जितना भी सिविल एविएशन सेफ्टी के अंडर रैंकिंग में इंडिया को आज तक रैंक्स मिले हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ऐसी पहली स्टेट बन गई है इंडिया में जिसने जो डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग लोग हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का इनॉग्रेशन किया है। ये जो मिनिस्ट्री है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी और जो भी उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेगी। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री सेटअप की है, वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू ओपन फर्स्ट फेज ऑफ समृद्धि कॉरिडोर। सो क्या है समृद्धि कॉरिडोर, क्या उसकी लोकेशन है, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जो समृद्धि कॉरिडोर है, जो एक्सप्रेस वे है, इट इज़ 701 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ बिटवीन नागपुर एंड मुंबई। इस एक्सप्रेस वे को समृद्धि कॉरिडोर भी बोला जाता है। अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू पास करता है। कौन कौन सी हैं वो? केटपुरना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अकोला में है, करंज सोहल ब्लैक बक सेंचुरी जो वाशिम में है, और तांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि थाने में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो इट विल बी द सेकेंड एक्सप्रेसवे। जो फर्स्ट था वो कौन सा था? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो आपको ये सभी पॉइंट्स इसके बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, जिसकी आपको भी यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही है। ये जो पिक्चर है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है। हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा है कि जैसे हम प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था किसी भी एनिमल के स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसी एनिमल के लिए, ऐसे ही क्या हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो वो राजस्थान का स्टेट बर्ड है और इसको इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड माना जाता है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसको फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज कंसीडर किया जाता है। फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज का क्या मतलब? कि इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से हम ग्रासलैंड इकोलॉजी की हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सेस करते हैं। अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज़ कन्फाइंड मोस्टली टू द राजस्थान, गुजरात, इस रीजन में ही इनकी पॉपुलेशन मिलती है। कुछ स्मॉल पॉपुलेशन है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलती है, लेकिन मेनली राजस्थान और गुजरात में मिलती हैं ये। अब इसको क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्यों ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? मेनली एक तो जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके साथ कोलिजन या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, जैसे करंट वगैरह लग जाता है। हैबिटेट लॉस होता है, इनका हैबिटेट लॉस हो गया है काफ़ी, और साथ ही साथ इसको ऑल्टरेशन की तरह यूज़ किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो वो पाकिस्तान में भी मिलता है मेनली। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको पता होने चाहिए। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ये कहाँ से आ गया, ये न्यूज़ में चल रहा है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है
उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो स्टेट की वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। सो उड़ीसा ने मिशन शक्ति के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का लॉन्च किया था कुछ सालों पहले। अभी उसकी सक्सेस होने की वजह से उड़ीसा ने डिसाइड किया है कि वो अभी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? एक तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है अमंग द वुमेन उसको इनकरेज करना, माइक्रो एंड मिनी इंडस्ट्रियल पार्क्स सेटअप किए जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की फेडरेशन है उसको 1 करोड़ दिया जाएगा, ब्लॉक लेवल फेडरेशन है उसको 50 लाख दिया जाएगा, जो भी पंचायत लेवल है उनको स्पेशल मार्केट और ऑफिस स्पेस दी जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स है जर्नल। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ऐसा डिसीजन लिया है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू होस्ट हैकेथन टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। सो ये 72 ईयर्स हिस्ट्री की में मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटअप हुई है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक हैकेथन इवेंट होस्ट कर रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इनोवेशंस को लेके आना। मेन गोल क्या है? टू ब्रिंग इन एवोल्यूशन, न्यू मेथडोलॉजी को इंक्लूड करके, इकोसिस्टम को अपग्रेड करके, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ को जनरेट करके, इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो ये सभी चीज़ों को यूज़ करके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और एफिशिएंट बनाना है। नेक्स्ट है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू डिज़ाइन फॉर द प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर एंड इंडियन नेवी क्रेस्ट, जिसकी आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही है। ये जो नया डिज़ाइन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। जो न्यू डिज़ाइन है ये क्या हाईलाइट करता है? इंडिया का ग्लोरियस मैरीटाइम हेरिटेज एंड इट सिंबलाइजेज द प्राउड इंडियन नेवी। अब इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? स्टेट एम्बलम दिख रहा है, उसके नीचे सत्यमेव जयते गोल्डन कलर में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको नेवी ब्लू गोल्ड ऑक्टागन दिख रहा है स्टेट एम्बलम के नीचे। ये जो डिज़ाइन है ये किसके लिए है? इंडियन नेवी की क्रेस्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की या फिर प्लेसेस जो न्यूज़ में थी और वो क्यों न्यूज़ में थी, क्या उनका सिग्निफिकेंस था। द फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र का चंद्रपुर, वहाँ की जो टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है वो न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे 4 कब्ज हैं जो वो डेड पाए गए थे और अभी उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका रीज़न नहीं मिला। इंडिया में जो लायंस हैं टाइगर्स हैं इनके रिगार्डिंग बहुत न्यूज़ में रहता है और बहुत सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। तो इनकी अगर डेथ होती है या कुछ भी इनके रिगार्डिंग मिस हैपनिंग होती है वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहती है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। नेक्स्ट है कर्नाटका, ये क्यों न्यूज़ में था? कंबाला रेस की वजह से। कंबाला रेस है क्या? ये ट्रेडिशनल रेस है जो कि बफेलोज की होती है। ये एक बहुत ही यूनिक स्पोर्ट है जो कि फार्मिंग कम्युनिटी में वहाँ पे पॉपुलर है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि कंबाला रेस किस स्टेट की है और किसके रिगार्डिंग है, कौन से एनिमल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ने कुछ कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट किया है। क्यों? क्योंकि फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, कि उन कंट्रीज में रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन होता है। इस वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज थी लेकिन उनमें जो मेन लार्ज कंट्रीज थी कौन कौन सी थी? चाइना, पाकिस्तान एंड म्यांमार। नेक्स्ट है दिल्ली एनसीआर, ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन के वजह से जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क को बैन किया गया है। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया, ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ पे माउंट सिमेरू वोल्केनो इरप्ट हुआ है।
सो आपको पता होना चाहिए कि माउंट सिमेरू वोल्केनो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं ये, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लेते हैं। तो अगर आपको ना उसमें चारों के चारों नहीं भी पता, सपोज आपको एक पता है, दो पता है, तीन पता है, उसमें कई बार उसी से हेल्प हो जाती है कि आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली लोकसभा में कुछ डेटा रिप्रेजेंट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिस्ट ऑफ सीबीआई केसेस देखें अगेंस्ट द लेजिस्लेटर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, कौन सी स्टेट टॉप पे है? आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सीबीआई केसेस हैं अगेंस्ट द लेजिस्लेटर्स। नेक्स्ट इज जो आर्टन कैपिटल है वो पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश करती है, उसके अकॉर्डिंग 2022 में जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है, यूएई का पासपोर्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक किया गया है। कौन सी कंट्री का? यूएई का। नेक्स्ट है गोवा। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि वहां पे एक जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है जिसका नाम है संगम, और एक किन फोर्सेस के बीच में हुई है? इंडियन नेवी मार्कोस एंड यूएस नेवी सील्स। नेक्स्ट है जैसलमेर। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो 3rd हाइब्रिड पावर प्लांट कमीशन करेंगे जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है, एंड इट विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर। सो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन जाएगा इसके साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्लेस में कमीशनिंग होगी? जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट आर सम मिसलेनियस न्यूज। सो सबसे पहले तो इजराइल के प्रेसिडेंट इजाक हर्जोग, वो पहले इजरायली प्रेसिडेंट बने हैं जो कि बहरेन में विजिट करेंगे। बहरेन एक गल्फ किंगडम है। सो आपको मैप में इनकी लोकेशंस भी पता होनी चाहिए कि बहरेन कहाँ पे है, इसकी बॉर्डर कंट्रीज कौन सी हैं, इजराइल कहाँ पे है, बॉर्डर कंट्रीज कौन सी हैं, कौन सी वाटर बॉडीज उसके आसपास हैं, वो सभी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है G7 नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने ऑयल प्राइस कैप प्लान लॉन्च किया है टू विदड्रॉ शिपिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज टू द कंट्रीज जो कि रशियन ऑयल को बाय करेगी $60 पर बैरल के प्राइस से अबव। दैट मीन्स जो भी कंट्रीज रशियन ऑयल बाय करेगी $60 पर बैरल के रेट से ज़्यादा पे, उन कंट्रीज से शिपिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज विदड्रॉ कर ली जाएंगी। सो हमने G7 नेशंस की एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, आप वो भी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट है यूएन ऑर्गेनाइजेशन से जो भी फंड्स आएंगे इंडिया में, वो अब से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में से एक्सक्लूड किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि FCRA में जो भी यूएन ऑर्गेनाइजेशन से फंड आएंगे उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, ये पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग। क्यों बने हैं? फॉर हिज करेज इन रेजिस्टिंग रशियाज इन्वेजन। आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन में काफ़ी टाइम से वॉर चल रही है, सिविल वॉर। तो उस रशिया की इन्वेजन को रेजिस्ट करने के लिए जो उन्होंने करेज शो किया है, उस वजह से इनको पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो के बाद वो PDF मिल जाएगी। उसके साथ साथ ये मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कुछ भी अपडेट होती है चैनल के रिगार्डिंग या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप हमेशा कभी भी इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज़। सो फर्स्ट न्यूज़ है अंजुम मोदगिल जी के बारे में, जिन्होंने वमेन्स राइफल 3 पोजीशन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ये जो इवेंट है ये हुआ था प्रेसिडेंट कप में, और ये कहाँ हुआ था? इजिप्ट के कायरो में। नेक्स्ट है FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का जो ट्रॉफी टूर है
वो उड़ीसा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने ऑफिशियली अनवील किया है भुवनेश्वर में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट है जो इसके रिगार्डिंग अभी न्यूज में है। नेक्स्ट है इंडिया के जो शटलर है मनीषा रामदास, उन्होंने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड क्लेम किया है। सो ये इंडिया की मनीषा रामदास जी हैं। आपको पता होना चाहिए किस स्पोर्ट के बारे में है और ये कौन सी स्पोर्ट में इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आदित्य मित्तल, जो इंडिया के 77th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर होते हैं चेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है मैकलॉलिन, जो कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 मिला है जिनको वमेन्स कैटेगरी में, और जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं हर्डल्स 400 मीटर्स में। नेक्स्ट है अब वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 मेंस कैटेगरी, जिसमें एरमैंड डुप्लेंटिस को मिला है जो कि स्वीडन से हैं। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है पोल वॉल्टर है ये, इन्होंने पोल वॉल्टर में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सो सबसे पहले जो मलयालम एक्टर KS प्रेम कुमार जी थे, ही पास्ट अवे। इनको पॉपुलरली कोचू प्रेमान जी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट है फॉर्मर फ्रेंच F1 ड्राइवर जिनका नाम था पैट्रिक टेम्बे, जो कि 2 ग्रैंड प्रिक्स जिन्होंने जीते हैं फरारी के लिए इन 1980s, ही पास्ट अवे। उनकी भी पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है। नेक्स्ट है प्रोफेसर योगिंदर L अल्लाह जी, ही पास्ट अवे। वो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी थे। इनकी भी आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी। नेक्स्ट है मनोहर देवदोस जी, ये प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे, राइटर थे, ही पास्ट अवे। उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, उसमें से कुछ बुक्स जो हैं जो न्यूज़ में थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ग्रीन वेल ईयर्स ये उनकी फर्स्ट बुक थी। उसके अलावा फ्रॉम एन आर्टिस्ट परस्पेक्टिव एंड मल्टीपल फेसेट्स ऑफ माई मदुरई ये बुक थी। इस पिक्चर में आपको ये दिख रही है, इनके हाथ में वही बुक है, मल्टीपल फेसेट्स ऑफ माई मदुरई। नेक्स्ट है अ पोएम टू करेज, एंड इनकी लास्ट बुक थी जो पब्लिश हुई थी मद्रास इंक्ड इम्प्रेशंस ऑफ एन आर्टिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट। तो ये बुक्स का भी आपको पता होना चाहिए, कई बार बुक से पूछ लेते हैं कि इनके ऑथर कौन है, तो इनका नाम है मनोहर देवदोस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीक के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। सो December 5 को वर्ल्ड सॉइल डे था। ये मनाया जाता है सॉइल की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए, हेल्दी इकोसिस्टम के बारे में या फिर ह्यूमन वेलबींग के बारे में। 7 दिसंबर को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है और 7 दिसंबर को ही इंटरनेशनल एविएशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स एंड द रोल दैट इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जो कि 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट हाउ करप्शन अफेक्ट्स हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, डेमोक्रेसी, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। इस वीक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।